Hello students, welcome to Prep IS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड टुडे वी विल बी लुकिंग इनटू द करंट अफेयर्स ऑफ 15 जुलाई। तो शुरू करते हैं, पहले टॉपिक्स देख लेते हैं। GS 1 में देयर इज नथिंग फॉर टुडे। GS 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज में से पहला टॉपिक है परमानेंट कमीशन ऑफ विमेन। तो देखो, विमेन एम्पावरमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद विमेन को भी आर्म्ड फोर्सेज के परमानेंट कमीशन में ऑप्ट करने की परमिशन दी गई थी। तो अब ये विमेन का जो परमानेंट कमीशन है इसे बढ़ाया जा रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है। तो ये पूरा इशू क्या है, क्या बैकग्राउंड है, इसको डिस्कस करेंगे। देन आयुष मिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी जो टाइमलाइन है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इस पूरे मिशन के बारे में समझेंगे। हेल्थ में न्यूरोलॉजिकल डिसीज बर्डन। तो देखो, न्यूरोलॉजिकल डिसीज बर्डन को लेकर एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि इंडिया के ऊपर ये बर्डन बढ़ता जा रहा है। तो पूरा इशू क्या है इसे देखेंगे। पॉलिटी में सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर पूरा इशू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, इसे पूरी तरह होलिस्टिकली डिस्कस करेंगे। राइट टू रिप्रोडक्शन, इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल आया है आज द हिंदू में जो मेनली यूपी की पॉपुलेशन बिल से रिलेटेड है। तो इस बिल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, लेकिन इसमें कुछ नए पर्सपेक्टिव्स दिए गए हैं तो इनको भी देखेंगे। देन इंटरनेशनल रिलेशन में से एशियान को डिस्कस करेंगे। GS 3 में इकोनॉमी में से WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये क्या है, इसका क्या डिफरेंस है CPI से, इस सब कुछ को देखेंगे। एंड देन GS 4 में देयर इज नथिंग फॉर टुडे। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो देखो, सबसे पहली चीज़ न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं कि जो विमेन है 147 विमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन दी गई है यहाँ पे। तो पहले कुछ 424 विमेन ऑफिसर्स को ऑलरेडी परमानेंट कमीशन दी जा चुकी है, अब 147 को और दी गई है। ठीक है, तो परमानेंट कमीशन का मतलब क्या होता है? परमानेंट कमीशन का मतलब, अगर आप किसी भी करियर में ऑप्ट करते हैं और आप उस करियर में फुल रिटायरमेंट एज तक सर्व कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं, उसके बाद आपको पेंशन वगैरह मिले, तो उसको कहते हैं परमानेंट कमीशन। तो आर्म्ड फोर्सेज में क्या होता था, शुरू से बताती हूँ मैं आपको। 1992 से आर्म्ड फोर्सेज में विमेन का इंक्लूजन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन विमेन को यहाँ पे SSC में इंक्लूड SSC के थ्रू यहाँ पे ऑप्ट करवाया जाता था आर्मी और आर्म्ड फोर्सेज के लिए, और ये भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रीम्स में। अब SSC क्या थी? शॉर्ट सर्विस कमीशन। ठीक है, इसमें क्या होता था कि अगर कोई विमेन आर्मी में आना चाहती सपोज, तो यहाँ पे वो सिर्फ 10 ईयर्स के लिए आर्मी में सर्व कर सकती थी, विच वॉज एक्सटेंडेबल टू 14 ईयर्स। ठीक है, और इनकी जो ट्रेनिंग होती थी वो भी मेल काउंटर पार्ट से अलग होती थी, क्योंकि सिर्फ 10 साल ये यहाँ पे सर्व कर सकती थी, इसीलिए ये कमांड अपॉइंटमेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं थी। ठीक है, कमांड अपॉइंटमेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं थी। दूसरी चीज़, ये गवर्नमेंट पेंशन के लिए भी एलिजिबल नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट पेंशन जो होती है वो 20 साल के बाद मिलती है, 20 साल सर्व करने के बाद मिलती है। अब इनके पास तो एलिजिबिलिटी ही 10 साल की थी, तो गवर्नमेंट पेंशन के लिए भी एलिजिबल नहीं थी। तो कुल मिला के वुमेन का जो करियर है, अगर आर्म्ड फोर्सेज में आती हैं विमेन, तो उनका करियर 10 साल के बाद खत्म हो जाता था। और वहीं अगर मेल्स की बात करें, मेन की बात करें, तो अगर जो भी लोग लड़के SSC के थ्रू आर्म्ड फोर्सेज में एंट्री लेते थे, उनको भी सेम प्रोविजन होता था, 10 साल और 14 ईयर्स तक एक्सटेंडेबल होता था उनका जो करियर होता था, लेकिन आगे जाके वो ऑप्ट कर सकते थे फॉर परमानेंट कमीशन। ये ऑप्शन विमेन के पास नहीं था। इसको लेकर विमेन ऑफिसर्स 2003 में दिल्ली हाई कोर्ट के पास गई। उन्होंने पिटीशन रखी कि ये तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसका जजमेंट आया 2010 में, और ये जजमेंट इन विमेन ऑफिसर्स के फेवर में आया। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आपको गवर्नमेंट को विमेन को भी परमानेंट कमीशन की अवेलेबल जो ऑप्ट वाला ऑप्शन है वो देना चाहिए। अब इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास गई कि हम विमेन को यहाँ पे जो परमानेंट कमीशन वाली जो ऑप्शन है वो नहीं देना चाहते। अब गवर्नमेंट के कुछ लॉजिक्स थे यहाँ पे। गवर्नमेंट का से ये था कि पहली चीज़, मदरहुड, चाइल्ड केयर और साइकोलॉजिकल लिमिटेशंस के कारण विमेन उतने अच्छे से इन रोल्स को नहीं निभा पाएंगी, क्योंकि विमेन मदरहुड में व्यस्त हो जाती है आफ्टर मैरिज। ठीक है, चाइल्ड केयर में साइकोलॉजिकल लिमिटेशंस होती हैं उनकी, तो इतनी ज़्यादा जो स्ट्रिंजेंट यहाँ पे कंडीशंस होती हैं उसमें विमेन प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि फैमिली सेपरेशन हो जाने के कारण, या फिर स्पाउसेस जो भी हस्बैंड हैं उनके करियर प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए, एजुकेशन को देखते हुए बच्चों की, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे एक लंबा ब्रेक आ जाता है विमेन के करियर में, जो कि आर्मी यहाँ पे सस्टेन नहीं कर सकती। उसके बाद फिजिकल लिमिटेशंस का भी कहा इन्होंने, गवर्नमेंट ने कहा कि जो विमेन है वो फिट नहीं है, जो आर्मी की वर्किंग कंडीशंस होती हैं, आइसोलेटेड कैंप्स होते हैं, और इस तरह से जो स्ट्रिंजेंट वर्किंग कंडीशंस होती हैं आर्मी नेवी वगैरह की, उसमें गवर्नमेंट जो वुमेन है वो फिट नहीं बैठती, उनकी जो फिजिकल लिमिटेशन है उसके कारण हम इनको परमानेंट कमीशन नहीं दे रहे हैं।
इसके बाद इन्होंने कहा बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल चैलेंजेस। तो देखो एक चीज़ इन्होंने कही कि आर्मी अभी जो है, आर्मी में यूनिवर्सल मेल एनवायरनमेंट बना रहता है। अब अगर वुमेन की एंट्री हो जाएगी तो इसमें हमको मॉडरेट एनवायरनमेंट करना पड़ेगा। उसके अलावा एक चीज़ ये भी कही कि जो आर्मी होती है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल जो है, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो हैं, ऑफिसर्स जो हैं, वो रूरल एरियाज से आते हैं। और रूरल एरियाज से आने के कारण थोड़ा सा पेट्रियार्कल नेचर होता है इनका। ये किसी भी विमेन ऑफिसर से कमांड लेने में कतराएंगे, ठीक है। विमेन ऑफिसर से कमांड लेना इनको स्वीकार नहीं होगा। इसके कारण हम विमेन को यहाँ पे परमानेंट कमीशन नहीं दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आपके लॉजिक्स कौन से ज़माने के हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके मेल काउंटर पार्ट्स को प्रॉब्लम है तो उसके कारण आप विमेन को पनिश करेंगे, और ये लॉजिक्स जो है ये सही नहीं बैठते आज के ज़माने में, क्योंकि इसराइल, यूएस, साउथ कोरिया ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आज भी विमेन का इंडक्शन किया जाता है आर्म्ड फोर्सेज में, और वो भी कॉम्बैट फोर्सेज में, ठीक है। ऐसा नहीं कि बैक एंड पे, मेन जो कॉम्बैट फोर्सेज है वहाँ पे विमेन का यहाँ पे इसराइल और यूएस जैसी कंट्रीज़ में इंडक्शन किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप पास्ट रिकॉर्ड्स को देखिए, पास्ट रिकॉर्ड्स में भी आपने विमेन के ऊपर भरोसा करके उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। जैसे कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो फाइटर प्लेन्स के लिए, फाइटर पायलट्स के लिए विमेन को इंडक्ट करता है, ठीक है। बहुत सारे विमेन फाइटर पायलट्स हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आपने आर्मी ने भी यूएन पीस कीपिंग फोर्स में विमेन को इंडक्ट किया था, और ग्लोबली यूएन पीस कीपिंग फोर्स में इंडिया के विमेन ने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि विमेन यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। दूसरी चीज़ उन्होंने कही सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रोफेशनल फोर्सेस जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती जेंडर के अगेंस्ट। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता जेंडर के बेसिस पे प्रोफेशनल फोर्सेज में। और इसके बाद ये भी कहा कि विमेन ऑफिसर्स जो होंगी वो हर तरह के कमांड अपॉइंटमेंट्स के लिए यहाँ पे एलिजिबल होनी चाहिए, और साथ ही उन्हें हायर रैंक्स के लिए, प्रमोशन के लिए भी वो एलिजिबल होंगी। इसी तरह से गवर्नमेंट पेंशन के लिए भी उन्हें एलिजिबल होना चाहिए, क्योंकि वो तो तैयार हैं फुल टर्म सर्व करने के लिए, आप उन्हें परमिशन नहीं दे रहे, ठीक है। उसके बाद सेम ट्रेनिंग कोर्सेज होने चाहिए विमेन के भी, जैसे कि मेल्स के होते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे बात की गई है विमेन एम्पावरमेंट की, ठीक है। और यहाँ पे एग्जैक्टली विमेन एम्पावरमेंट के थ्रू भी हम विमेन को इक्वल राइट्स देना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि राइट टू प्रोफेशन हर किसी के पास है। इक्वालिटी की बात करते हैं जब हम, तो राइट टू प्रोफेशन हर किसी के पास है अपना अपना। तो यहाँ पे विमेन के पास भी उसका ये फंडामेंटल राइट है कि उसे कौन सा प्रोफेशन चुनना है। तो ये था पूरा इशू। बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। कैबिनेट नॉट टू कंटिन्यू आयुष मिशन। तो आयुष मिशन, जो नेशनल आयुष मिशन, कैबिनेट ने कहा है कि हम इसको 5 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं। तो 2026 तक अब ये मिशन चलेगा। अब ये मिशन है क्या? नेशनल आयुष मिशन। देखो ये 2014 में एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसमें ये कहा गया था, ये एक तो देखो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, आयुष का मतलब क्या है यहाँ पे? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी एंड सिद्धा एंड होम्योपैथी, ठीक है। तो यहाँ पे आयुष में आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। जो अल्टरनेटिव मेडिसिनल प्रैक्टिसेस हैं इंडिया में, ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रैक्टिसेस, वो सब आती हैं इसमें। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता था डिपार्टमेंट। तब 2014 में इसे इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। अब स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव था, पहले इसको देखते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव था आयुष मेडिसिनल सिस्टम जो है इसको प्रमोट करना, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव और इक्विटेबल मेडिसिनल सिस्टम है। देन एजुकेशनल सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, आयुष का जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना सेकंड चीज़ थी यहाँ पे। दूसरी बात ये कि यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल करना इन सारी ड्रग्स का। तो जो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी के ड्रग्स हैं इनका क्वालिटी कंट्रोल करना, इनकी क्वालिटी को इंश्योर करना, और रॉ मटेरियल्स की जो सप्लाई है उसे इंश्योर कर पाना, सस्टेनेबल सप्लाई को इंश्योर कर पाना। देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स स्टेट गवर्नमेंट्स चला रही है, स्टेट गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन के साथ इन प्रोग्राम्स को फ्लेक्सिबली इंप्लीमेंट करा पाना, ये सारे थे ऑब्जेक्टिव्स। एलिमेंट्स की बात करें कि इस मिशन के क्या क्या एलिमेंट्स थे, तो देखो कुछ ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स थे, कुछ फ्लेक्सिबल एलिमेंट्स थे। ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स क्या क्या थे? आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो आयुष का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनकी क्वालिटी को मेंटेन करना, R&D को प्रमोट करना आयुष में, ओके। और इसके थ्रू जो स्किल्स हैं प्रॉपरली उसको इम्पार्ट कर पाना, और ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम्स को प्रमोट करना पूरे यंग जनरेशन में भी, ये इसका पहला ऑब्लिगेटरी कंपोनेंट है। देन आयुष सर्विसेज। देखो आयुष सर्विसेज जो होती है ना वो अफोर्डेबल होती है, एक्सेसिबल होती है, और इन सर्विसेज को पूरे लोगों तक, हर सिटीजन तक पहुंचाना, ये एक इसका ऑब्लिगेटरी कंपोनेंट था।
उसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स की क्वालिटी को कंट्रोल करना और रॉ मटेरियल की सस्टेनेबल सप्लाई को इंश्योर करना, ये एक ऑब्लिगेटरी कंपोनेंट था। फ्लेक्सिबल कंपोनेंट्स में क्या क्या था? पहला तो आयुष वेलनेस सेंटर्स बनाना, ठीक है, मतलब आयुष जो मेडिसिनल सिस्टम है इसको प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स इनमें भी इंडक्ट करवाना। देन टेलीमेडिसिन को इंश्योर कराना, तो मतलब आयुष की जो मेडिसिनल सिस्टम है उसे दूर दूर तक, रिमोट एरियाज तक पहुंचाने के लिए टेलीमेडिसिन का यूज़ करना, ठीक है। ये सारे इसके एलिमेंट्स थे। तो ये पूरा आयुष मिशन हमने देख लिया, 2026 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। देन नेक्स्ट इशू की बात करते हैं, इंडियाज न्यूरोलॉजिकल डिसीज बर्डन राइजिंग। तो देखो ये एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि लगभग 7.4% जो डेथ्स होती हैं इंडिया में, दे आर कॉज्ड बाय स्ट्रोक्स, ठीक है। 2019 का ये डाटा है, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि लगभग 1990 से लेके 2019 तक इन लगभग 30 इयर्स में जो न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस का बर्डन है, जो नॉन कम्युनिकेबल न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस का बर्डन है, वो लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गया है। डबल से भी ज़्यादा ये हो गया है न्यूरोलॉजिकल बर्डन जो है हमारे कंट्री पे। अब इसमें ये भी कहा गया है कि लगभग 2019 में जो टोटल डेथ हुई थी उसका 7.4% जो डेथ है वो सिर्फ न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस के कारण हुई है। ये 7.4% का मतलब है लगभग 7 लाख डेथ्स, ठीक है। तो ये 7 लाख डेथ्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कारण ही हुई हैं। इसमें ये कहा गया है कि ये जो मेजर रीज़न है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का, ये क्या क्या है? सबसे पहले पॉपुलेशन की एजिंग एक बड़ा कारण है। देन यहाँ पे स्ट्रोक, हेडेक और उसके बाद एपिलेप्सी, ये सारे जो हैं ये मेन डिसऑर्डर्स हैं जिसके बारे में कहा गया है इस रिपोर्ट में। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, एयर पोल्यूशन, डाइटरी रिस्क जो है, इसके अलावा प्लाज्मा ग्लूकोज का बढ़ जाना, फास्टिंग करना, ठीक है, हाई बॉडी मास इंडेक्स, ओबेसिटी हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है इस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का बर्डन है वो बढ़ाती हैं इन सारी चीज़ों से। उसके बाद सेरिब्रल पाल्सी, हेडेक डिसऑर्डर, अल्जाइमर, ठीक है, पार्किंसंस, ये सारे जो डिमेंशिया, ये सारे जो डिसीजेस हैं, ये न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस का जो बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। एक तो हमारे यहाँ कम्युनिकेबल डिसीजेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, जिससे हमने कल देखा था मलेरिया और जीका के बारे में, मलेरिया और जीका के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो एक तो ये इशू था। अब दूसरी तरफ ये नॉन कम्युनिकेबल न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस भी बढ़ रहे हैं, तो हमें इन दोनों को ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट इशू की तरफ बढ़ते हैं। छोटे छोटे इशूज हैं आज, ठीक है, जो बड़े हैं ना मैं उसको डिटेल में समझा रही हूँ आपको। सुप्रीम कोर्ट टू स्टडी कोर्ट्स रोल इन पॉलिसी ड्यूरिंग क्राइसिस। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम कोर्ट के रोल को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कोर्ट के रोल को स्टडी कर रहे हैं कि क्राइसिस के दौरान पॉलिसी मेकिंग में सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल होना चाहिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे कोविड आया तो कोविड एक क्राइसिस का टाइम था, उसमें स्टेट पॉलिसी को एग्जामिन करने में सुप्रीम कोर्ट का या दूसरे कोर्ट्स का क्या रोल होना चाहिए, इसको स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें यह कहा गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी और जुडिशियल कोर्ट एग्जीक्यूटिव को बता सकते हैं कि आप ये वाला वैक्सीन का फॉर्मूला लीजिए इस कंपनी से, या इतना पैसा दीजिए आप इस कंपनी को, या इतना कंपनसेशन दीजिए आप इस कंपनी को, इतने नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स आपके पास होने चाहिए। क्या ये सारी चीज़ें जो एग्जीक्यूटिव पॉलिसी में आती है, क्या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट के पास ये पावर्स हैं उनको बताने की? इसके बाद ये भी कहा गया कि कितना रिस्ट्रेन करना चाहिए कोर्ट्स को एग्जीक्यूटिव के इसमें दखल देने से, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के पावर्स में, एग्जीक्यूटिव की ड्यूटीज़ में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट को और बाकी सारे जुडिशियल कोर्ट्स को भी रोकना चाहिए। अब इसमें हवाला दिया गया है, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आपका जो हेल्थ सिस्टम है ना वो राम भरोसे चल रहा है, ना आपके पास वेंटिलेटर्स है, ना आपके पास ऑक्सीजन सिस्टम है। तो इस स्टेटमेंट के संदर्भ में, इस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट या दूसरे कोर्ट्स को, जुडिशियल कोर्ट्स को एग्जीक्यूटिव पॉलिसी मैटर्स में जो रिस्ट्रेन है, जो इंटरफेरेंस है उससे रिस्ट्रेन करना चाहिए, बचना चाहिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेयर करने से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये इशू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। अब देखो सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सेपरेशन ऑफ पावर हमको मेंटेन करने की ज़रूरत है। अब सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? देखो आपको पता है गवर्नमेंट के कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे अगर बात करें तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उनको एग्जीक्यूट करना या इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम होता है कि जो भी लॉज या बनाए हैं या जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है कहीं वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट तो नहीं है, सिटीजन्स के राइट्स के अगेंस्ट तो नहीं है, इन सब चीज़ों को इंश्योर करना, ठीक है। तो ये सारे इनके अलग अलग पावर्स होती हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का जो डॉक्ट्रिन है वो ये कहता है कि जो अलग अलग ऑर्गन हैं उनकी अलग अलग पावर्स होनी चाहिए, वो एक अलग, उनका सबका अलग एक दायरा होना चाहिए, एक दूसरे
में वो ओवरलैप ना करता हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन हो पाएंगे, ठीक है। सपोज एग्जीक्यूटिव कोई गलती करता है तो जुडिशरी के पास पावर है उसको चेक करने की, एग्जीक्यूटिव के पावर, लेजिस्लेटिव के पास उसकी पावर है उसको चेक करने की, और लेजिस्लेचर अगर कोई गलती करता है तो जुडिशरी के पास पावर है उसको चेक करने की। तो इस तरह से काम होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इसको लेकर, आर्टिकल 50 ये डीपीएसपी का पार्ट है, ठीक है। जो स्टेट डायरेक्टिव पॉलिसी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसका पार्ट है आर्टिकल 50। इसमें यह कहा गया है कि स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो स्टेट को जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की पावर्स को अलग अलग रखने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अलग अलग रखने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है ये टर्म जुडिशियल रिव्यू तो है ही नहीं, और सेपरेशन ऑफ पावर ये जो टर्म है सेपरेशन ऑफ पावर ये भी कहीं एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, ठीक है। इस तरह से मेंशन है कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। देन आर्टिकल 121 और 211 ये भी कहते हैं कि जो जुडिशियल कंडक्ट है जजेस का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजेस जो हैं उनका जुडिशियल कंडक्ट स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता। 122 एंड 212 ये कहते हैं कि जो प्रोसीडिंग्स होती हैं पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर्स में वो कोर्ट में क्वेश्चन नहीं की जा सकती। आर्टिकल 361 ये कहता है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर कोई भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं होंगे अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के संदर्भ में, ठीक है। तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 50, 121 एंड 211, 122 एंड 212 एंड 361 ये सारे सेपरेशन ऑफ पावर को यहाँ पे इंश्योर करते हैं, ठीक है। एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन नहीं सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, लेकिन इस तरह से ये इंश्योर करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ तरीके देखे जाते हैं जहाँ पे ओवरलैप करती हैं पावर्स, ठीक है। क्योंकि देखो इंडिया का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो इस तरह का है कि वहाँ पे वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं हो सकते कि जुडिशरी का जो काम है वो जुडिशरी करे, लेजिस्लेटिव का काम है जो लेजिस्लेटिव करे। कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग होनी ही है, क्योंकि अगर नहीं होगी तो वो बहुत इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। कैसे, देखो जो जजेस हैं, ठीक है, जजेस का अपॉइंटमेंट और रिमूवल या इम्पीचमेंट, ठीक है, ये कौन करता है, ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव मिलके करती हैं। तो जजेस का चेक एंड बैलेंस यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो जजेस की पावर्स यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के हाथ में आ गई। उसके बाद जैसे एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कभी कभी ऑर्डिनेंसेस पास कर देती है। तो ऑर्डिनेंस क्या है, एक लॉ का ही एक पैरेलल फॉर्म जैसे माना जाता है इसको। तो वैसे लेजिस्लेटिव का काम है लॉस पास करना, लेकिन एग्जीक्यूटिव भी ऑर्डिनेंसेस पास कर देती है, तो कभी कभी ये बाईपास भी हो जाता है इस तरह से। तो एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है, ओवरलैप भी हो रहा है और कभी कभी मिसयूज भी हो रहा है सेपरेशन ऑफ पावर का। तो इस तरह से पूरा आर्टिकल हमने देखा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, एशियान। तो देखो यूएस अर्जेस एशियान टू प्रेस फॉर एंड टू म्यांमार क्राइसिस। तो देखो यहाँ पे यूएस ने कहा है एशियान को कि आप थोड़ा प्रेशर बनाइए कि म्यांमार के ऊपर जो क्राइसिस चल रहे हैं वो खत्म हो जाए। अब म्यांमार के ऊपर क्या क्राइसिस चल रही है हमको पता है, ठीक है। म्यांमार जो है यहाँ पे जनता गवर्नमेंट आ गई है, यानी कि मिलिट्री गवर्नमेंट आ गई है। यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है अभी। तो यूएस ने कहा है कि हमें डेमोक्रेसी को यहाँ पे वापस लाना है म्यांमार में, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, ये कहा है एशियान को। तो देखो एशियन यहाँ पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एशियन का मतलब क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये 10 मेंबर कंट्रीज का एक एसोसिएशन है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये साउथ ईस्ट एशिया में जो जो कंट्रीज लोकेटेड हैं उन सारी मेंबर कंट्रीज का ये एक एसोसिएशन है। और ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा ये पॉलिटिकल सोशल स्टेबिलिटी के लिए काम करती है, इस एरिया में टेंशंस को राइज होने से रोकती है। एशिया पैसिफिक की जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैं, मोस्टली ये कंट्रीज ही हैं जो एशिया पैसिफिक में पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैं, ये सारी कंट्रीज एशियन का पार्ट है। अब कौन कौन सी कंट्रीज है पहले ये देख लेते हैं। तो देखो ये है एशियन ग्रुपिंग, यहाँ पे कहीं आता है इंडिया, इसके साउथ ईस्ट में आएगा एशियन, ठीक है। अब कौन कौन सी कंट्रीज है, देखो सबसे पहले म्यांमार है, उसके बाद थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रूनई, फिलीपींस, ठीक है। तो ये 10 कंट्रीज जो हैं ये मिलके बनाती हैं एशियन को। अब मोटो क्या है एशियन का, तो देखो वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी, ये एशियन का मोटो है। इसका सेक्रेटेरिएट इंडोनेशिया में है, जकार्ता में। इसको 1967 में इस्टेब्लिश किया गया था एशियन डिक्लेरेशन या बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। और इसके फाउंडिंग फादर्स कौन कौन से हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो ये सब इसके फाउंडिंग फादर्स हैं। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात करूँ तो देखो 2 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म काम करते हैं यहाँ पे। एक तो एशियन समिट है, ठीक है, एशियन समिट, और एक है एशियन मिनिस्टीरियल काउंसिल।
ठीक है, मिनिस्ट्रियल काउंसिल। तो समिट जो है ना ये हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। यहाँ पे सारे डिसीजंस जो होते हैं एशियन के वो इस समिट के थ्रू होते हैं। और एशियन मिनिस्ट्रियल काउंसिल क्या है, ये एग्जीक्यूशन का काम करती है। अब इसमें भी कई सारी काउंसिल है, एक इकोनॉमिक काउंसिल है, एक सोशो कल्चरल काउंसिल है, एक पॉलिटिकल काउंसिल है। तो इस तरह से एक कॉपरेशन की काउंसिल है। तो इस तरह से कई सारी काउंसिल्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकॉक डिक्लेरेशन कई बार सीधा पूछ लिया जाता है, मेंबर कंट्री सीधी पूछ ली जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी सिग्निफिकेंस की अगर बात करें एशियन की, तो देखो सबसे पहली चीज़ कि थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है ये, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इसको फेवर किया जाता है बाकी सारी कंट्रीज़ के द्वारा, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट है, थर्ड लार्जेस्ट। देन फोर्थ मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन में से 4th नंबर पे आती है ये। इसके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, जैसे चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज़ के साथ इसके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। तो इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई ये, ठीक है, आसियान। नेक्स्ट बात करते हैं, ये एक एडिटोरियल है, आज द हिंदू में आया हुआ है, ठीक है। मेकिंग वेलफेयर कंडीशन इज अ स्टैम्प ऑफ कोअर्शन। तो देखो वेलफेयर को कंडीशनल बना देना ये कोअर्शन का ही एक स्टैम्प है, ठीक है, ये कहा है इसमें, इस एडिटोरियल में। तो हमने पॉपुलेशन बिल जो यूपी गवर्नमेंट लाई थी, ठीक है, पॉपुलेशन बिल, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। एक नया इम्प्लीकेशन इसमें ये बताया हुआ है कि इसके कारण, पॉपुलेशन बिल के कारण क्या हो सकता है कि यहाँ पे वेलफेयर कंडीशनल हो गया, ठीक है। और वेलफेयर जब कंडीशनल हो जाता है तो देखो स्टेट जो है, हमारा जो स्टेट है, जैसे हमने डीपीएस पीस में भी देखा है कि इंडिया जो है एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर को आप अगर कंडीशनल बना देते हो तो वो कोअर्शन हो जाता है। आप ये कहोगे कि नहीं हमने तो यहाँ पे स्टरलाइजेशन का जो प्रोविजन है वो वॉलंटरी बेसिस पे रखा है, लेकिन आप ये भी तो कह रहे हो कि जिसके भी 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उसको ये डिसएडवांटेजेस होंगे, जिसके भी 2 से कम बच्चे होंगे उसको ये एडवांटेजेस होंगे, जिसको सिर्फ एक बच्चा होगा उसको ये एडवांटेजेस होंगे। तो आप एक तरह से कंडीशनल बना दे रहे हो वेलफेयर को, ठीक है। आपने ये कहा कि यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए एलिजिबल नहीं होगा जो भी पर्सन जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। आपने ये कहा कि जो इलेक्शन है म्यूनिसिपल बॉडीज़ के, पंचायत के, उसके लिए कोई पर्सन एलिजिबल नहीं होगा अगर उसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे। गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए एलिजिबल नहीं होगा कोई पर्सन जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। अब यहाँ पे वेलफेयर को कंडीशनल बना रहे हो, इसको आप कोअर्शन ही कहोगे, इसको आप यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। ये चीज़ कही हुई है इस एडिटोरियल में। दूसरी चीज़ जो बात की गई है इस एडिटोरियल में वो ये कि क्यों, ज़रूरत क्या है। और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के थ्रू भी हमने देखा है कि जब भी ऐसे लॉस के थ्रू पॉपुलेशन को कर्व करने की कोशिश की जाती है तो वो उल्टा असर करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये कहते हैं। तीसरी चीज़ ये कहते हैं रिप्रोडक्शन राइट्स के बारे में, ठीक है, रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में। अब इसमें ये कहा गया है, इस एडिटोरियल में ऑथर कहते हैं कि हर पर्सन के पास अपनी बॉडी को लेकर ऑटोनॉमी है, रिप्रोडक्शन को लेकर ऑटोनॉमी है, और ये आर्टिकल 21 का एक हिस्सा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी प्रीवियस जजमेंट्स में कहा है। जैसे ये बोलते हैं कि एक केस आया था सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पर्सन है उसका रिप्रोडक्टिव डिसीजन जो होंगे वो उसके आर्टिकल 21 में आएंगे, राइट टू लाइफ विथ पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट जो केएस पुट्टास्वामी केस आया था उसमें भी ये कहा कि जो राइट टू रिप्रोडक्शन है वो आर्टिकल 20 में राइट टू प्राइवेसी का एक पार्ट है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी का एक इंट्रिकेट पार्ट है राइट टू रिप्रोडक्शन भी। और इसमें यह भी कहा गया था कि ये प्राइवेसी जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेबल टॉपिक है और इसी के अंतर्गत ये आएगा राइट टू रिप्रोडक्शन भी। तो इस एडिटोरियल में ये कहा गया है कि आप किसी का राइट टू रिप्रोडक्शन, एक फंडामेंटल राइट छीन के आप उसको कुछ एडवांटेजेस दे रहे हैं तो ये कोअर्शन ही है। अगर आप किसी वल्नरेबल सेक्शन से ये कहते हैं कि आप हमें अपना राइट टू रिप्रोडक्शन सरेंडर करिए तभी हम आपको आपके बेसिक गुड्स देंगे, तो ये वेलफेयर स्टेट की निशानी नहीं है। और ये जो आर्ग्यूमेंट है ये रखा है ऑथर ने यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और नेगेटिव इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑलरेडी सेक्स रेशियो इतना ज़्यादा स्क्यूड है। अब ऐसा अगर ये पॉपुलेशन बिल आ जाएगी तो हर कोई चाहेगा कि अगर हम सिर्फ 1 या 2 बच्चे ही कर सकते हैं तो वो प्रेफरेबली सन हो, ठीक है, जैसे सन मेटा प्रेफरेंस इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो अगर लोग ऐसा करेंगे तो यहाँ पे फीमेल फुटिसाइड जो है वो बढ़ता जाएगा और सेक्स रेशियो और ज़्यादा स्क्यूड हो जाएगा। तो ये एक इशू है। चाइल्ड मैरिजेस का इशू है,
सॉरी चाइल्ड मैरिज दूसरे कहा था, ठीक है। स्टरलाइजेशन जो है वो वॉलंटरी बेसिस पे तो नहीं होगा, ठीक है। इसको एक तरह से स्ट्रिंजेंट कर दिया जाएगा, प्रोलिफरेशन हो जाएगा इन कैंप्स का, जैसे कि पहले हुआ था फैमिली प्लानिंग के टाइम पे, इंदिरा गांधी के टाइम पे, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे इश्यूज थे, और इसमें ये कहा गया कि सबसे ज़्यादा जो मार पड़ेगी वो वल्नरेबल सेक्शंस को पड़ेगी, क्योंकि वो अपने बेसिक गुड्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस बिल। तो ये पूरा इशू था, हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इशू की तरफ बढ़ते हैं, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है कि जून का जो WPI है वो इन्फ्लेशन जो है ये 12.07% हो गया है। हालांकि पिछली बार से कुछ पॉइंट्स ये कम है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत हाई है, और इसका कारण बताया जा रहा है जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं और फ्यूल्स हैं इनके वॉलेटाइल प्राइजेस को, इसका कारण बताया जा रहा है कि ये अभी भी इतना हाई इसके कारण है क्योंकि फ्यूल्स और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं इनका जो प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है। अब WPI क्या है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ये क्या मेजर करता है, प्रोड्यूसर के लेवल पे क्या यहाँ पे इन्फ्लेशन है, क्या प्राइस राइज हो रहा है, इसको मेजर करता है। तो होलसेल में आप जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तब वहाँ पे क्या राइज हो सकता है इन्फ्लेशन का, इसको दिखाता है WPI। इसको कौन पब्लिश करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में कि ये इंडेक्स कौन निकालता है, तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री यहाँ पे निकालती है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शन फर्स्ट पॉइंट होते हैं ना बल्क सेल के, उससे डील करता है। तो ऑल ट्रांजैक्शन एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ बल्क सेल इन डोमेस्टिक मार्केट आर इंक्लूडेड हियर, ठीक है। इसमें जनरल पब्लिक जो है वो होलसेल प्राइजेस पे तो चीज़ें खरीदती नहीं है, वो तो कंज्यूमर प्राइजेस पे, रिटेल प्राइजेस पे खरीदती है, तो उनसे सीधा संबंध इसका नहीं हो पाता, ठीक है। क्योंकि आप अगर कोई चीज़ खरीदने जाएंगे, सपोज आपने एक टूथपेस्ट खरीदने गए आप, ठीक है, तो आप एक ही टूथपेस्ट खरीदोगे, 2 टूथपेस्ट खरीदोगे, कोई बल्क में 100 टूथपेस्ट तो खरीदोगे नहीं। तो WPI जो है ये 100 टूथपेस्ट का प्राइस इंडेक्स बताता है, जबकि कंज्यूमर को काम होता है सिर्फ 1 या 2 का, तो जनरल पब्लिक से सीधा रिलेशन नहीं होता है इसका बेस ईयर की बात करें तो पहले इसका बेस ईयर 2004-5 था, अभी इसका बेस ईयर 2011-12 है, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो ये दिखाता है प्राइस चेंजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिटेल बायर। तो जो हम बात करते हैं ना टूथपेस्ट की, तो 1 या 2 टूथपेस्ट आप जब खरीदने जाएंगे तो आपको जो इन्फ्लेशन फेस करना पड़ेगा वो इसमें रिफ्लेक्ट होगा CPI में, ठीक है। अब 4 तरह के CPI होते हैं, कौन कौन से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स, रूरल लेबरर्स एंड रूरल अर्बन कंबाइंड। तो देखो ये जो 3 है ना इसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर निकालती है, और ये जो है ये चौथा इसको निकालती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये याद रखना है हमको। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर के पॉइंट पे ये देखता है कि क्या प्राइस राइज हुआ है, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये देखता है कि कंज्यूमर के लिए कितना प्राइस राइज हुआ है, कितना इन्फ्लेशन कंज्यूमर को फेस करना पड़ रहा है। दोनों जो है फूड, फ्यूल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, इन तीनों का बास्केट होता है इन दोनों इंडेक्सेस में, लेकिन वेटेज दोनों का अलग अलग होता है दोनों के केस में, WPI में और CPI में, तीनों चीज़ों का जो वेटेज है वो अलग अलग होता है। WPI जो है ये सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है, सर्विसेज को ये इंक्लूड नहीं करता है, ये याद रखना है। अब देखो क्योंकि हमको यहाँ से समझ आ रहा है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो एक्चुअल मार्केट में जो कंज्यूमर के पास, जो कंज्यूमर को महंगाई की मार पड़ रही है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिखाता है, ठीक है। इसीलिए रघुराम राजन की रिकमेंडेशन पे 2014 से RBI ने जो अपना फोकस रखा है वो CPI पे रखा है। CPI को वो एक मेजर मानता है, RBI जो है वो CPI को मेजर मानता है इन्फ्लेशन का, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही था। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।